बात बोलेगी में आपका स्वागत है। यशवंत जी, हम देख रहे हैं कि पिछले करीब साल भर से प्रधानमंत्री मोदी घिरते जा रहे हैं और अभी हाल में ट्रेड डील हो, एप्स्टीन फाइल्स हो या जनरल नरवणे की किताब आई है, उसके ज़रिए भी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं चारों तरफ से आरोपों से और ये स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। तो इस समय प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार की जो स्थिति है उसको आप किस तरह से बयान करेंगे? देखिए, मैं दो दृष्टिकोण रखूंगा आपके सामने। पहला तो ये है कि आप जानते हैं कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वो 2 टर्म के लिए मैक्सिमम चुना जाता है और एक टर्म उसका होता है 4 साल का, मतलब टोटल 8 ही साल। और ऐसा भी हुआ है अमेरिका के इतिहास में कि लोग 48-50 की उम्र में रिटायर हो गए क्योंकि 2 टर्म उनका हो गया। कैनेडी बहुत यंग प्रेसिडेंट थे, ओबामा बहुत यंग प्रेसिडेंट थे, रिटायर हो गए 8 साल के बाद। हमारे यहाँ उस तरह का कोई नियम नहीं है। तो मोदी जी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि आदमी स्टेल हो जाता है, आदमी फीका पड़ने लगता है। जो कुछ उसको करना होता है वो पहले वर्षों में कर लेता है, फिर उसके बाद नया कुछ करने को बचता नहीं है। फिर वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है और कोशिश यही होती है कि किस तरह हम सत्ता में बने रहें, खास करके मोदी जी जैसे व्यक्ति के बारे में। तो एक तो ये हुआ और दूसरा ये हुआ कि मोदी जी ने बिल्कुल एक कृत्रिम अपनी छवि बनाई, बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं कि ऐसी छवि जिसके पीछे कोई सच्चाई थी ही नहीं। तो वो छवि एक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत दिन चली, सारे देश को उन्होंने बेवकूफ़ बना के रखा इतने दिनों तक और पहचान नहीं पाया देश। अब धीरे धीरे लोग पहचान पा रहे हैं उनको कि, और आपने 2-3 उदाहरण जो दिए उस पर आगे चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे उनकी ये जो बिल्कुल बनावटी छवि थी वो समाप्त हो रही है। तो उस दौर से मोदी जी गुजर रहे हैं और मोदी जी का गुजरात मॉडल जो था, जिसकी बड़ी चर्चा होती थी उनके प्रधानमंत्री बनने के पहले, वो मॉडल विकास का कितना था मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि गुजरात तो बराबर एक डेवलप्ड स्टेट रहा। लेकिन वो मोदी जी का जो गुजरात मॉडल था वो प्रजातंत्र को ख़त्म करने वाला मॉडल था। और राष्ट्रीय लेवल पर जब वो आए, प्रधानमंत्री बने, तो मेरा जैसा व्यक्ति भी सोचता था कि नहीं, ऐसा करना तो बड़ा मुश्किल होगा पूरे देश के पैमाने पर। लेकिन मैं इस बात को कबूल करूँगा कि उन्होंने करके दिखा दिया। इस बात को उन्होंने साबित कर दिया कि आदमी अगर चाहे तो संविधान की सारी धाराओं के बावजूद आप संविधान को बिल्कुल नष्ट कर सकते हैं, उसकी कोई औकात नहीं बचेगी। तो ये कुछ प्रारंभिक मेरे विचार थे। जी, जब आपने कहा कि पूरे प्रजातंत्र को नष्ट करने का एक मॉडल था गुजरात और वही मॉडल वो लेकर दिल्ली आए और अब पूरे देश भर में उसको अप्लाई कर रहे हैं और आप इस निष्कर्ष पर भी पहुंच रहे हैं कि उन्होंने ये करके दिखा दिया, तो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, क्या क्या हो गया ऐसा जो आपको लगता है कि यहाँ प्रजातंत्र ढह गया है? देखिए, कई बातें उसमें हैं। प्रजातंत्र तो एक कॉन्सेप्ट है, वो उसको ऑपरेट कैसे करते हैं और सरवाइव कैसे करता है वो, अगर उसकी तरफ हम दृष्टि दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। हर प्रजातंत्र में उसकी संस्थाएं हैं और उन संस्थाओं के थ्रू प्रजातंत्र जिंदा रहता है, प्रजातंत्र आगे बढ़ता है, प्रजातंत्र चलता रहता है। वो कौन सी संस्थाएं हैं? वो संस्थाएं हैं पार्लियामेंट सबसे महत्वपूर्ण, फिर जो एक बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में, वो कि भाई सेपरेशन कार्यपालिका, ऑफ पावर और सेपरेशन बैलेंस ऑफ ऑफ पावर। पावर, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और संसद है। तो वो बैलेंस जो है उसको आप अपने पक्ष में कर लीजिए, इन सब संस्थाओं के ऊपर कंट्रोल करके। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसका महत्व आने वाले जो जिन दिनों से हम गुजर रहे हैं
उसमें बहुत है, वो है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की जो दुर्गति है आप हम जानते हैं, उसको देख रहे हैं। अब तो वो एक सरकार के महकमे से भी गया गुजरा है आज के दिन। तो ये है, तो जुडिशरी हो उसके ऊपर, पार्लियामेंट हो उसके ऊपर, ये इलेक्शन कमीशन हो उसके ऊपर, हर संस्था के ऊपर आपने अपना कब्जा जमा लिया है। तो जो चेक्स एंड बैलेंस का जो सिस्टम था हमारे संविधान में, वो ख़त्म हो गया है। और इसीलिए जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, जिसके हेड प्रधानमंत्री हैं, वो सर्वे सर्वा बन गए। अब मैंने भी इस पार्लियामेंट को बहुत दिनों से देखा है। ये जो दृश्य हम देखते हैं आज के पार्लियामेंट में, वो पहले हमने कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो सारा ट्रेजरी बेंचेस खड़ा हो जाता है और मेज थपथपाने लगता है, मोदी मोदी के नारे लगाने लगता है। सर्वथा अशोभनीय है ये जो बात तो इससे आगे बढ़ गई है यशवंत जी। प्रधानमंत्री को अब सदन में आने पर भी खतरा दिखता है। ये लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने ही उन्हें मना किया था कि वो सदन में ना आए। तो बात इस हद तक पर पहुंच गई कि प्रधानमंत्री, जिनका राज पूरे देश पर है, वो संसद के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं करते। हास्यास्पद, बिल्कुल हास्यास्पद स्थिति है। और लोकसभा के स्पीकर महोदय जो हैं बिरला जी, वो ये कह के नहीं बच सकते हैं कि मैंने मोदी जी को मना किया था आने से, क्योंकि उनको खतरा था। किससे खतरा था? विपक्षी महिला सांसदों से। तो अपने आप में, जैसा मैंने कहा, कि हास्यास्पद है। और अगर खतरा था तो उसका इंतजाम करना चाहिए था उनको। सदन के मालिक वो है तो उनको इंतजाम करना चाहिए ना। सदन के बाहर जो पार्लियामेंट परिसर है उसके ऊपर भी उन्हीं का हुक्म चलता है, तो सदन के भीतर उनका हुक्म कैसे नहीं चलेगा? और मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूँ। एक वाकया हमारे, जब मैं लोकसभा में था उस समय आया कि आडवाणी जी एक बिल लेके आ रहे थे जो बिहार और झारखंड को अलग करने वाला बिल था। और लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि ओवर माय डेड बॉडी ये बिल पेश होगा। और खबर ये थी कि जब आडवाणी जी खड़े होंगे वो बिल पेश करने के लिए, तो उनके लालू प्रसाद जी के जो सांसद हैं वो झपट्टा मारकर उनके हाथ से वो कागज़ खींच लेंगे। तो हम लोग तक ये खबर पहुंची कि इस तरह का की हरकत वो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने किया ये कि अपने सांसदों को, कुछ लोगों को ये निर्देश दिया कि भाई जब वो अपनी सीट से उठें तो आप लोग भी तुरंत आ जाओ, आडवाणी जी को घेर लो सामने से, ताकि आडवाणी जी तक वो पहुंच ही ना पाए। तो ऐसा थोड़ी होता है। प्रधानमंत्री को क्या उनके सांसद नहीं बचा सकते थे? जो खाली मोदी मोदी करने के लिए हैं, उनको बचाने के लिए नहीं है। जी।